नमस्ते बच्चों, मैं धनाजी खाड़े आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं स्व विकास और कला रसास्वाद इस विषय के अंतर्गत पाठ तीसरा मैं और दृश्य कलाएं ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत के 2 वीडियो में हमने समझा कला का महत्व, कुछ भिन्न दृश्य कलाएं, दृश्य कला से संबंधित कुछ चुनिंदा विचार प्रणालियां, इन मुद्दों को हमने समझा। तो बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। पहले हमने कुछ पाश्चिमात्य चित्रकार और उनकी शैलियां इनके बारे में समझा। आज हम कुछ भारतीय कलाकार और उनकी चित्र शिल्प शैलियों के बारे में जानेंगे। तो आगे शुरुआत करते हैं। तो उसमें पहले है जेमिनी रॉय। जेमिनी रॉय उन प्रथम कलाकारों में से एक थे जिन्होंने पश्चिमी शैली का त्याग कर भारतीय परंपरा और लोक जीवन तथा आदिवासी जीवन शैली से प्रेरणा ली और स्वयं की शैली निर्माण की। उनका अध्ययन पश्चिमी चित्र शैली में हुआ था, लेकिन भारतीय शैली कालीघाट से वे बहुत प्रभावित हुए। बादाम जैसी बड़ी आंखें, गोलाकार मुखाकृति और सुडौल शरीर इस शैली की विशेषताएं हैं। प्रारंभ में रॉय कालीघाटी शैली में चित्र बनाए करते थे। बाद में उन्होंने स्वयं की विशेष शैली विकसित की। यूरोपीय रंगों का त्याग कर धीरे धीरे वे मिट्टी, बीज, चट्टान, फूल, नील आदि से बनाए हुए प्राकृतिक रंगों की ओर मुड़े। उनके चित्रों में मुख्यतः विशेष प्रकार के लाल, पीला, हरा, भूरा, नीला और श्वेत रंगों का उपयोग दिखाई देता है। उनके चित्रों में ग्रामीण जनजीवन की सादगी चित्रांकित करने का उनका प्रयास दिखाई देता है। उनका मानना था कि इस प्रकार कला अधिकाधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें वह अपनी लगनी चाहिए। भारतीय कला की अपनी विशेष पहचान निर्माण होनी चाहिए। 1955 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से गौरवान्वित किया गया। आगे है रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज बंगाल के विख्यात शिल्पकार थे। उनकी कलाकृतियां बंगाल के दलित और आदिवासी समाज जीवन शैली से प्रेरित दिखाई देती हैं। बचपन से ही उन्हें आसपास के स्थानीय चित्रकारों, मूर्तिकारों के कार्यों का निरीक्षण करने और स्वयं छोटी छोटी कलाकृतियां निर्माण करने में रुचि थी। आगे चलकर उनके बनाए हुए शिल्प विषयों और शैलियों के कारण अनूठे और विशेषतापूर्ण सिद्ध हुए। उस समय बनाए जाने वाले शिल्प मुख्यतः ईश्वर तथा शासकों के हुआ करते थे, परंतु 1938 में उन्होंने संथाल, एक आदिवासी जनजाति किसान परिवार का शिल्प बनाया और प्रचलित परंपरा से दूर जाना प्रारंभ किया। शिल्पों द्वारा श्रमिकों के जीवन में स्थित सौंदर्य और दर्शाने का उनका प्रयास होता था। 1956 में शांतिनिकेतन में चित्रित किया हुआ मिस्कॉल शिल्प अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शिल्प में मील शुरू होने का संकेत सुनकर तेज तेज चलने वाली महिलाएं और उनके पीछे दौड़कर आता हुआ बालक दिखाई देते हैं। शिल्प में हमें महिलाओं के चलने की तेज गति और बच्चे के दौड़ने को अत्यंत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। उस हड़बड़ाहट में उड़ने वाली धूल का अस्तित्व भी
हमें शिल्प में अनुभव होता है। लाल रंग का पत्थर और सीमेंट का उपयोग कर शिल्प निर्माण करना उनकी शैली थी। आगे है नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ। उनकी प्रकृति चित्रकार के रूप में बड़ी ख्याति थी। उनके चित्रों में किया जाने वाला रंगों का प्रयोग वैशिष्ट्यपूर्ण माना जाता है। उनको भारत तथा अन्य विविध देशों में घूमने का बड़ा शौक होने के कारण उनकी कला में भारतीय तथा पश्चिमी शैलियों का अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। इसके पहले हमने जिन प्रभाववादी घनवादी शैलियों को देखा है, उनका सुंदर प्रयोग उनके चित्रों में दिखाई देता है। उन्होंने विविध माध्यमों तथा शैलियों का उपयोग करके चित्रकला में अनेक प्रयोग किए। उन्हें किसी एक ही प्रकार की शैली या विषय में बंधे रहना स्वीकार नहीं था। उन्होंने जीवन की दैनिक घटनाओं से लेकर अमूर्त विषयों तक विविध चित्र बनाए। उनके चित्रों में कई बार शांत भाव दिखाई देता है। 1992 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे के चित्रकार है दीनानाथ दामोदर दलाल। सामान्य जनों से लेकर जाने माने लोगों के बीच जो चित्रकार लोकप्रिय है और जिसने पुस्तकों के मुखपृष्ठों, कथा चित्रों, कार्टूनों, दिनदर्शिकाओं और दीपावली के विशेष अंकों की चित्र मालिकाओं के माध्यमों द्वारा दृश्यबोध समृद्ध किया है, वह चित्रकार दीनानाथ दलाल है और हम सभी से परिचित है। उनका बनाया हुआ साथ वाला चित्र हम सबसे भलाभांति परिचित है, जो बाल भारती के हर एक पुस्तक में दिखाई देता है। वो बाल भारती का सिंबल है। उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं। आगे देखते हैं बी प्रभा। बी प्रभा ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला का अध्ययन पूरा किया। बी प्रभा ने जब अपना काम शुरू किया तब भारत में पर्याप्त महिला चित्रकार कार्यरत नहीं थी। उन पर अमृता शेरगिल का बहुत प्रभाव था। प्रभा के अधिकांश चित्रों में उदास ग्रामीण स्त्रियों की लंबी आकृतियां दिखाई देती है। बहुत बार एक चित्र में एक ही गाढ़े गहरे रंग को प्रयोग में लाना उनकी शैली थी। उन्होंने मुख्यतः तैलचित्र बनाए हैं। हमें उनकी कला में समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके कठोर परिश्रम, उन्हें होने वाले कष्ट और उनके साहस का समग्र चित्रण देखने को मिलता है। वे स्त्रियों की दबी हुई भावनाओं को चित्रित करती थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने एक भी आनंदित स्त्री देखी नहीं है। प्रभा के चित्र भारत तथा विदेशों में भी विविध प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए गए हैं। तो बच्चों, ये कुछ भारतीय चित्रकार शिल्पकार थे जिनके बारे में हमने संक्षेप में थोड़ा बहुत जानकारी ली। उनके चित्र भी आप वीडियो में देखे हैं, तो उनको आपको अच्छे से देखना है, समझना है। चित्र की शैलियों के बारे में, रंग लेपन के बारे में, आकृतियों के बारे में समझना है। आगे देखते हैं कलरिंग थेरेपी। थेरेपी का अर्थ उपचार पद्धति है। कला एक प्रकार की उपचार पद्धति भी हो सकती है। कलरिंग थेरेपी में आँखों को आकर्षक लगेगी ऐसे कुछ सांचों
या नक्काशियों का समावेश होता है, लेकिन उनका स्वरूप क्लिष्ट होता है। इतना सूक्ष्म और बारीक काम रंगना पड़ता है। इसके पीछे भूमिका यह होती है कि एक बार इसमें मन लग जाए तो तनाव, व्यथा, पीड़ा का विस्मरण हो जाता है। आप वीडियो में एक चित्र देख रहे होंगे बच्चों, तो इसको भी आपको अपनी बुक में बनाना है और आपके मन पसंदीदा रंग इस चित्र में आपको भरने हैं। तो आगे देखते हैं क्षेत्र सैर। अपने आसपास अथवा परिसर में जो ऐतिहासिक वास्तु रचनाएं होती है, उनके द्वारा हमें तत्कालीन लोगों की जीवन शैली, संस्कृति और कलाबोध दिखाई देता है। इनके द्वारा भी हमारी कला विषयक संवेदनाएं प्रगल्भ होती है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद से उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की पर्वत श्रेणी में बौद्ध धर्मीय गुफाएं उकेरी गई है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं अपनी स्थापत्य कला के लिए विख्यात है। अपने मुंबई के पास ही घारापुरी लेनी एलिफेंटा केव्स है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर आप हो सके आपको तो आप वहाँ पे उस क्षेत्र को भेंट दे सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको देखना है, निरीक्षण करना है और आपने वहाँ पे क्या अनुभव किया, क्या देखा, ये आपको आपकी बुक में अपना अनुभव लिखना है। बच्चों अभी इसको ध्यान से सुने और समझे। ये प्रात्यक्षिक आपको बुक में करना है। जैसे समाचार पत्रों या मासिकों या मैगजीन बुक्स होती है, उनमें किन चित्रकारों के चित्र छपे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका पसंदीदा कोई भी एक चित्रकारों का जो चित्र है उसको देखना है, उसका निरीक्षण करना है, समझना है और उसका विश्लेषण आपको आपकी बुक में लिखना है। लेकिन विश्लेषण करते समय आपके विश्लेषण में जो मुद्दे आने चाहिए, जिन मुद्दों के ऊपर आपको विश्लेषण करना है, ये आपको समझना है। तो विश्लेषण में जो मुद्दे आने चाहिए, जैसा पहला है विषय, दूसरा है रंग संगति, तीसरा है रचना, चौथा है शैली, पांचवा है कल्पना और छठा है प्रकाश छटाओं का प्रयोग। तो आप जो चित्र देखोगे, उसका निरीक्षण करोगे, उसमें इन घटकों का, इन मुद्दों का आधार लेके आपको उस चित्र का विश्लेषण करना है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल, इसको आपको अच्छे से समझ के करना है। दृश्य कला क्षेत्र में करियर। 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दृश्य कलाओं में करियर बनाने के मार्ग उपलब्ध है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद फाउंडेशन या GDR पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। अधिकांश छात्र फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद आर्ट टीचर डिप्लोमा मतलब कला शिक्षक पदवी का करना पसंद करते हैं। तो 4 सालों का GDR पाठ्यक्रम भी पूरा आप कर सकते हैं अथवा फाइन आर्ट भी कर सकते हैं। इसमें डिग्री और डिप्लोमा ऐसे 2 प्रकार होते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप 10वीं के बाद एलिमेंट्री एग्ज़ाम ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण अगर आप किए हैं तो फाउंडेशन का 1 साल का कोर्स करके आप GDR डिप्लोमा कर सकते हैं। या 12वीं के बाद अगर आपको डिग्री करनी है तो उसके लिए एंट्रांस एग्ज़ाम होता है। वो एंट्रांस एग्ज़ाम पास होने के बाद आप डिग्री कोर्स पेंटिंग में कर सकते हो। अगर आपको और भी इस संबंधी में जानकारी चाहिए तो
एक महाराष्ट्र शासन का करियर संकेत स्थल है, उस पे भी आप जानकारी ले सकते हो। या इसमें और भी करियर के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे चित्रकला, शिल्पकला के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, ऐसे अन्य पर्याय भी आपके लिए उपलब्ध है। तो बच्चों, आज हम स्वविकास कला रसास्वाद इस पाठ के अंतर्गत पाठ तीसरा मैं और दृश्य कलाएं, इसके संबंध में समझे जाने जो भी कुछ प्रात्यक्षिक आपको बुक में करने थे, ये मैंने आपको समझाया है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।